नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल युग करवट। मैं हूं आपके साथ आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं पहले इसकी हेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आएंगे गाजियाबाद। कविनगर रामला मैदान में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संविधान के उल्लंघन का आरोप। कौशाम्बी में भी बनी हुई है वोट। और मोदीनगर में महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या, पुलिस ने लिया हिरासत में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टमार्टम की। आप जानते हैं कि कुछ खबरों को लेकर इस चर्चा करते हैं। आपका बहुत प्यार और सम्मान, बहुत साथ, हमें सहयोग हमें मिलता रहता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम में पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन की। 22 नवंबर को यानी कि कल मंगलवार को शाम 5 बजे कविनगर रामला ग्राउंड में उनकी एक मीटिंग है, एक कार्यक्रम है जिसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दिया गया है। पहले इसके लिए 1000 से 2000 लोगों को बुलाने की बात कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कर रहे थे। संगठन स्तर पर इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन फिर लक्ष्य निर्धारित किया 10,000 लोगों का। अब बताया जा रहा है कि 10,000 लोग इस प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। हम ये भी जानते हैं कि 10,000 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए 10,000 आदमी इकट्ठा करना मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए बहुत आसान है, मगर परेशानी जो है वो इस कार्यक्रम के नाम को लेकर है। कार्यक्रम का नाम रखा गया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आप और हम सभी जानते हैं प्रबुद्ध किसे कहते हैं। प्रबुद्ध वो व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में, अपने व्यापार में, शिक्षा में, सुरक्षा में, रक्षा में, जिस भी क्षेत्र में वो काम करता है उस क्षेत्र में उसने विशेष उपलब्धि हासिल की हो और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया हो। जब प्रबुद्ध वर्ग का हम बात करते हैं कि प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया जाता है, तो आप यकीन मानिए कि मोहल्ले कॉलोनी में 10 से 12 लोग ऐसे निकलते हैं जिन्हें आप प्रबुद्ध कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन प्रबुद्ध व्यक्ति। साहित्यकार की बात करें तो जिस गाजियाबाद में रहने वाले साहित्यकार का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होते हो, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, वो 10,000 की भीड़ में क्यों आएगा। जब आप प्रबुद्ध की बात करते हैं तो वयोवृद्ध भी होगा। अब उदाहरण ही ले लेता हूं कि शेरा यात्री एक ऐसे साहित्यकार है जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान है, गाजियाबाद में रहते हैं। अगर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के नाम पर उनको आप आमंत्रित करेंगे तो क्या उनके पद के अनुरूप, उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप सम्मान दे पाएंगे? क्योंकि अक्सर वो तो मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में मंच पर होते हैं, तो क्या गाजियाबाद में वो उन्हें मंच मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोग अगर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री से उनका परिचय और संवाद होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री आएंगे, 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित करेंगे और चले जाएंगे। ऐसे में इस सम्मेलन के नाम को लेकर दुविधा है कि इसे प्रबुद्ध वर्ग माना जाए या मुख्यमंत्री की जनसभा। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। पहले बात रामपुर की। रामपुर में इस सीट पर कई दशकों तक अपना प्रभुत्व जमाए रखने वाले, अपना वर्चस्व जमाए रखने वाले आजम खां को बड़ा झटका लगा है। यहाँ उनके बेहद निकट माने जाने वाले और उनके मीडिया का काम संभालने वाले या उनके मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली उर्फ शानू, उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। शानू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये आजम खां के लिए बहुत बड़ा झटका है और इस चुनाव में जीतना आजम खां के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह की घटनाएं उनके इस रास्ते में अड़चने पैदा कर रही हैं। अगली खबर भी रामपुर से ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना खुश हो सकते हैं। उनके पास खुश होने की वजह है, दरअसल नूर महल से उनको समर्थन मिल गया है। रामपुर में नूर महल की वही स्थिति है जो दिल्ली में 10 जनपद की है। यहाँ नवाब नावेद मियाँ और डॉक्टर तनवीर अहमद ने आकाश सक्सेना को खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उधर राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता भी खुलकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को रामपुर में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली जो हमारी खबर है वो दिल्ली से लेकर मथुरा तक जुड़ी हुई है। आप और हम सभी जानते हैं कि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक 21 वर्षीय लड़की का शव मिला था। उसकी लाश को सूटकेस में पैक करके हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। खुलासा बहुत ही दुखद है। बताया जाता है कि आयुषी यादव नाम की इस लड़की की उम्र महज 21 साल थी।
21 साल की छोटी सी उम्र में उसके जीवन लीला समाप्त कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसके अपने अपने पिता नीतीश निकले। बताते हैं कि आयुषी घर से बगैर बताए या घर वालों को बगैर बताए कहीं बाहर घूमने चली गई थी, घूम कर लौट कर आई। पिता को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, पिता ने उसके सीने में गोली उतार दी, उसकी मौत हो गई। तकरीबन 18 घंटे तक लाश को उन लोगों ने अपने घर में रखा, उसके बाद बैग में पैक किया। माता पिता दोनों जाकर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे मथुरा में उस लाश को फेंक के आ गए। पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पिता का कहना है कि उसने ऑनर किलिंग की है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बेटी बगैर उसकी अनुमति के, बगैर उसे बताए कहीं बाहर घूमने जाए। एक खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में कल 11 साल की एक लड़की लापता हो गई थी। अब पता चला है कि उसका अपहरण किया गया है। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि अपहरणकर्ताओं के निकट पुलिस पहुंच गई है और कभी भी घटना का खुलासा हो सकता है। हम लड़की की सही सलामत बरामदगी की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पोस्टमार्टम। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो दोस्तों, अब आज की कुछ खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कविनगर में कार्यक्रम है। कविनगर रामलीला मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने आएंगे। इसके अलावा गाजियाबाद के लिए कुछ विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। तमाम पुलिस प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के कार्य की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज पूरा दिन भर अधिकारियों का जमावड़ा कविनगर रामलीला मैदान में लगा रहा। 22 नवंबर यानी कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कविनगर रामलीला मैदान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उनकी सभा को लेकर जिला प्रशासन व भाजपा संगठन द्वारा तैयारी की जा रही है। सभा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने भी कविनगर रामलीला मैदान में डेरा डाल दिया है। जिन विभागों की योजनाओं का लोकार्पण होना है, उनके प्रभारी भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल, एडीएम सिटी विपिन कुमार, एसडीएम सदर विनय कुमार अधिकारियों ने सभा स्थल का दौरा किया। उन्होंने कार्यक्रम के हिसाब से सभा में आने वाले लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल में लोग किस गेट से आएंगे, वीआईपी और सीएम योगी का काफिला किस गेट से प्रवेश करेगा, इसका निरीक्षण भी किया गया। एडीएम सिटी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल में करीब 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोगों को पास द्वारा एंट्री कराई जाएगी। कविनगर रामलीला मैदान के आसपास अतिक्रमण को हटवाया गया है और ग्रीनरी आदि लगवाई जा रही है। इसके अलावा मैदान में धूल न उड़े, इसके लिए पानी के टैंक के माध्यम से छिड़काव कराया जा रहा है। खुद अपनी मौजूदगी में अधिकारी तैयारियों को पूरा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.25 घंटे तक सम्मेलन में रहेंगे। इस दौरान वह सम्मेलन को संबोधित करने से लेकर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। सीएम कार्यालय से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। गाजियाबाद आने से पूर्व सीएम योगी ग्रेटर नोएडा जाएंगे। सीएम कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर अमूसी एयरपोर्ट लखनऊ से उड़ान भरेगा और 11 बजे हिंडन एयरपोर्ट उतरेगा। यहां से सीएम योगी का काफिला सबसे पहले सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली जाएगा, जहां वह प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के संबंध में आयोजित बैठक में सम्मिलित होंगे। यह बैठक 2 घंटे की होगी। इसके उपरांत वह दोपहर 2:30 बजे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वह यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकाथॉन में सम्मिलित होंगे। इसके बाद 4:35 पर वह गौतम बुद्ध विवि में बनाए गए हेलीपैड से उड़ान भरेंगे और 4:50 पर हरसाफ पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से सीएम योगी 5 बजे कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान कविनगर पहुंचेंगे, जहां वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम दीपक है। वो देर रात अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी कर रहा था, तभी वहाँ कुछ लोग आ गए, उनका आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हुआ, फिर गोलियाँ चली। हमलावरों ने पहले उसके सिर में गोली मारी, फिर सीने में। उसको कई गोलियाँ लगी हैं, मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है।
कल रात थाना मोदीनगर क्षेत्र में बस अड्डा चौकी क्षेत्र से लगभग 1:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक है उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तो तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए ये पाया कि यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसको कि मोनिका नामक महिला के द्वारा वो बर्थडे पार्टी की जा रही थी। उसी बर्थडे पार्टी में वहां पर कुछ विवाद हुआ दो पक्षों में, दीपक और मोनिका के पक्ष में, जिसमें विवाद के उपरांत वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग से दीपक के 2 गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और परिवार की तहरीर पर, जो कि मोनिका एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी, उनकी तहरीर पर 302 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे। और इस संदर्भ में जितने भी अभियुक्त थे सभी को हिरासत में लिया गया है और अब उनसे गहन पूछताछ इसमें जारी है और एग्जैक्ट कारणों का पता लगाया जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी विवाद से चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी की एंट्री खतौली विधानसभा चुनाव में हो गई है। खतौली विधानसभा चुनाव के गांव-गांव जाकर श्रीकांत त्यागी भाजपा के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं भाजपा के खिलाफ वोट करें। उनके साथ वहां बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। ये श्रीकांत त्यागी हैं, वही श्रीकांत त्यागी जो नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी विवाद से चर्चा में आए थे। त्यागी बिरादरी के बल पर खतौली विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने निकले हैं। मांगे थी आपको क्या लगता है क्या मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर में रैली हुई? अरे मैं तो अपने जब भारतीय जनता पार्टी में था तो बनारस में देवरिया, गोरखपुर, हाटा, खड्डा, तमकोई राज, परसरदेवा, पडरौना, कौन कौन विधानसभा नहीं गए हम। भूमियार समाज ने कितना हमारा सहयोग नहीं किया। भूमियार समाज के लोग आपके लिए बस भर के उस रैली में पहुंचने का काम किए। उन लोगों ने भी आज ठान ली है कि जब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का उनके बीच में जाएगा तो उसका कान पकड़ के अपने घर से बाहर करने का काम ये लोग करेंगे। सम्मानित साथी, दोनों हाथ ऊपर उठा लें और मुझे वादा करें दोनों उठा के, भाजपा को यहाँ एक भी वोट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। भाजपा को वोट मिलेगी क्या? नहीं। अगर नहीं मिलेगी। मुजफ्फरनगर के खतौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। यहां मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के मदन भैया हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज, बड़े मंत्री और पदाधिकारी खतौली में डेरा डाले हुए हैं। खतौली के गांव में उठ रही विरोध की आवाज की चिंता सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की बातों से साफ महसूस की जा सकती है। देखिए, लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है, किसी को जिसकी इच्छा है वो किसी को वोट दिलवा सकता है, सबका अपना अधिकार है। इसमें मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? उनकी इच्छा है, जहां भी वो कुछ करना चाहते हैं। उधर श्रीकांत त्यागी गांव-गांव जाकर बैठ के कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ वोट करें। श्रीकांत ने गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में वोट देने की बात भी कही। खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा वो कोई भी हो। हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2 से 100 पर ले आने का काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा, अपराधी, बदमाश बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन हो गई। तो आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे अपने समाज के लोग? गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही बहुत गांव में जा चुके हैं और नावला बहुत बड़ा गांव है, ये ऐतिहासिक गांव रहा है। बाहर से जब आए होंगे तो वहाँ भाजपा का बाइकआउट का बोर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने, बहिष्कार। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी के पति और पूर्व विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोल की वजह से ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराजगी जता चुका है। अब त्यागी समाज का विरोध सामने आ गया है। इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, मगर फिलहाल तो भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में साहिवाल क्षेत्र के कौशाम्बी के वार्ड के पार्षद मनोज गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संविधान के उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया है। मनोज गोयल का कहना है कि केजरीवाल और उनके परिवार की वोट गाजियाबाद नगर निगम में कौशाम्बी में बनी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट बनाई हुई विधानसभा चुनाव लड़ा। उनका कहना है कि
धारा 17 के तहत एक व्यक्ति की एक ही वोट हो सकती है और उसकी अगर एक से अधिक वोट हैं तो ये कानून अपराध है। मनोज गोयल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके शिकायती पत्र दिया है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। मैं मनोज गोयल साहब को हूँ प्रशांत गाजियाबाद से। 2013 से पहले माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारे इस वार्ड के निवासी थे। लेकिन जब मैंने अपनी लिस्ट चेक करी है अभी 2022 की, 2017 में और 2022 में वो नगर निगम में मेरे चुनाव के वोटर भी हैं, वो भी है, उनकी पत्नी भी है, उनकी फादर भी, उनकी जो है मदर भी है। धारा 17 कहता है कि एक आदमी वोट एक जगह होना चाहिए, लेकिन उनकी वोट 2 जगह बनी हुई है। मैं चुनाव से अपील करी है कि इस आधार पर इसकी जांच करा के उनकी विधानसभा की मान्यता रद्द की जाए। क्योंकि जब कानून बन चुका है तो मुख्यमंत्री कानून का उल्लंघन करेगा तो आम आदमी इसका क्या करेगा। गाजियाबाद रेलवे पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसके साथ चोरों का एक गिरोह लगा है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 11 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये लोग बैग खोलने में बहुत माहिर हैं। गाजियाबाद जीआरपी ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ट्रेनों में रेकी कर यात्रियों के सामान से गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। इन आरोपियों से जीआरपी ने 11 लाख रुपए से अधिक चोरी किया सामान बरामद किया है। गाजियाबाद जीआरपी इंस्पेक्टर और आरपीएफ हमारे इंस्पेक्टर गाजियाबाद और क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम गठित थी, क्योंकि हमारे यहाँ गाजियाबाद काफ़ी दिनों से कुछ प्रभावित चल रहा था, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं चोरी की हो गई थी ट्रेनों में, जिसमें मई से लेके 1 अगस्त की और सितंबर की घटना थी, जिसमें लगभग 16,67,000 का सामान चला गया था। और इसमें आज इंस्पेक्टर गाजियाबाद जीआरपी और आरपीएफ के नेतृत्व में इन घटनाओं का अनावरण हुआ है, जिसमें सांसी गैंग के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से लगभग 11,72,000 का सामान बरामद हुआ है, जिसमें सब सोने के सामान हैं अलग अलग, जिसमें हार जो है 1, कंगन 2 जोड़ी, चेन 6, अंगूठी 6, कान की झुमकी 1 जोड़ी, मंगलसूत्र 1, कान की बाली 1 जोड़ी और कैश जो है 15,000 रुपये बरामद हुआ है। सीओ जीआरपी ने बताया कि यह बदमाश इतने शातिर हैं कि पहले लंबी दूरी की ट्रेनों में सफ़र करते समय यात्रियों के सामान की रेकी करते थे। रेकी करने के बाद यह लोग मौका मिलने पर चिन्हित बैग का लॉक खोलकर उसमें से कीमती सामान चुरा लेते थे। ये लोग किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया करते थे? ये सासी गैंग के लोग हैं, जो कि ट्रेनों में जो जब आदमी बिल्कुल नींद में होता है या कई बार जब उतर रहा होता है तो ये बैग को अलग कर लेते हैं और चेन से वो कुछ सामान इनके पास से मिले हैं, जिससे ये चेन को फेल करके और हाथ डाल के उसमें से सामान को निकाल लेते हैं और चेन को फिर से सही कर देते हैं, लॉक स्थिति में कर देते हैं। तो इसमें यात्रियों को पता नहीं चल पाता मौके पे, बाद में पता चलता है कि घटना हुई। या कई बार पर्स वगैरह भी हटा लेते हैं सामने से ही जब आदमी सो रहा होता है। खासतौर से एसी कोचेज की ये घटनाएं थी हमारी, और एसी कोचेज में लोग जो है यात्रीगण बहुत ही सेफ्टी महसूस करके चलते हैं और निश्चित रूप से सोते हैं, तो ऐसे में ये घटना को अंजाम दिया। जीआरपी ने गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। पकड़े गए बदमाशों ने कई घटना करना कबूला है। बदमाशों के कब्जे से सोने व चांदी के जेवरात, नकदी बरामद की गई है। इन चोरों के निशाने पर अधिकतर लंबी दूरी की ट्रेनें ही रहती थी। इन आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।